वेल दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक शानदार मोंटेज से होती है। यहाँ हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद बीते 4 सालों की झलक दिखाई जाती है। इन सालों में पीटर पार्कर लगातार न्यूयॉर्क को अपराधियों से बचाता रहा है। अब वह अकेला नहीं बल्कि एनवाईपीडी की डिटेक्टिव कैप्टन जीन डिवोल्फ के साथ मिलकर शहर में होने वाले बड़े बड़े क्राइम्स पर नजर रखता है। इसी मोन्टाज में हमें पीटर की कई स्ट्रीट लेवल लड़ाइयां भी देखने को मिलती हैं। उसने बूमरैंग, रैमर, टेरेंटुला और यहाँ तक कि डू हैंड जैसे खतरनाक दुश्मनों का भी सामना किया है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। डू हैंड के कई निंजा डीओडीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के कंट्रोल में काम कर रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन को डायरेक्टर बिल मेट्सगर संभाल रहा है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। पीटर अपने छोटे से अपार्टमेंट में मौजूद है जहां उसने खुद का एक एडवांस एआई तैयार किया है जिसका नाम है ईवी। वह अपने नए वेब शूटर्स की टेस्टिंग कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वेब फायर करता है उसे महसूस होता है कि उसके निशाने पहले जैसे सटीक नहीं रहे। वह ईवी से भी यही बात शेयर करता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके वेब्स बार बार टारगेट मिस कर रहे हैं। यहीं एक और बात सामने आती है। हर बार जब पीटर स्पाइडरमैन बनकर लड़ाई करके घर लौटता है तो उसे तेज सिर दर्द होने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे दवा लेकर खुद को संभालना पड़ता है। शुरुआत में वह इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज करता रहता है। अगले दिन पीटर घर का सामान खरीदने एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचता है। उसी दौरान फोन पर उसकी बात कैप्टन डिवोल्फ से होती है। वह चिंता जताते हुए पूछती हैं कि उसका सिरदर्द अब कैसा है और सलाह देती हैं कि अगर वह अपनी सेहत और निजी जिंदगी का ध्यान नहीं रखेगा तो आगे परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन पीटर हमेशा की तरह मुस्कुराकर बात टाल देता है और कहता है कि सब ठीक है। तभी उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक आर्मी टैंक बेकाबू होकर तबाही मचा रहा है और सीधे डीओडीसी की तरफ बढ़ रहा है। असल में पीटर ने पूरे शहर के कई कैमरों का एक्सेस ले रखा है और कैप्टन डिवोल्फ की मदद से शहर में होने वाले लगभग हर बड़े अपराध की जानकारी उसे तुरंत मिल जाती है। अलर्ट मिलते ही पीटर सेकंड भर की भी देरी नहीं करता। वह स्पाइडरमैन का सूट पहनकर सीधा मौके पर पहुंच जाता है। रास्ते में फंसे लोगों को बचाते हुए वह टैंक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार टैंक डीओडीसी की बिल्डिंग की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। जब स्पाइडरमैन टैंक का हैच खोलता है तो अंदर बैठी एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल पीटर नोटिस करता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उस महिला के शरीर से निकलकर आसपास मौजूद दूसरे लोगों को अपने कंट्रोल में ले रही है। उसी समय दूसरी तरफ स्कॉर्पियन को डीओडीसी के अधिकारी हेलीकॉप्टर से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वही रहस्यमयी शक्ति एक ऑफिसर पर कब्जा कर लेती है। अब ऑफिसर की आवाज बदल जाती है और वह कहता है कि स्कॉर्पियन को जेल नहीं ले जाया जाएगा। इतने में स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है। वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। तभी वही रहस्यमयी ताकत ऑफिसर के जरिए सीधे स्पाइडरमैन से बात करने लगती है। इतना ही नहीं, वह उसके दिमाग के अंदर झांकने की भी कोशिश करती है। एक पल के लिए हमें साल 2017 का पीटर पार्कर दिखाई देता है। वह अपने कमरे में बैठा है और आंट में उससे बात करने आती है, लेकिन जितनी आसानी से वह शक्ति बाकी लोगों का दिमाग पढ़ लेती थी, पीटर के साथ वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसका दिमाग सामान्य इंसान जैसा नहीं है। उसकी स्पाइडर शक्तियां इस माइंड कंट्रोल का विरोध करने लगती हैं। जब वह पीटर के दिमाग को पूरी तरह एक्सेस नहीं कर पाती तो वापस उसी ऑफिसर के शरीर में लौट आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम एक चीज देखना भूल गए। उस टैंक में सिर्फ ड्राइवर नहीं था, एक बम भी था। इतना सुनते ही जबरदस्त धमाका होता है। विस्फोट का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद कैप्टन डिवोल्फ भी वहां पहुंचती हैं। वह और स्पाइडरमैन मिलकर फैसला करते हैं कि स्कॉर्पियन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ उसके भागने का नहीं बल्कि उस रहस्यमयी माइंड कंट्रोलर का भी है। इस पूरी घटना के बाद पीटर को लगता है कि शायद एक इंसान उसकी मदद कर सकता है, येलेना बेलोवा। उसे शक होता है कि कहीं यह माइंड कंट्रोल रेड रूम जैसी किसी तकनीक का नतीजा तो नहीं है। पीटर सीधे येलेना से मिलने पहुंचता है और सारी बात बताता है, लेकिन येलेना साफ कह देती है कि यह रेड रूम वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि जाते जाते वह एक बेहद अहम जानकारी देती है। वह बताती है कि पिछले 1 महीने से किसी ने डीओडीसी के सबसे सुरक्षित सर्वर में बार बार घुसने की कोशिश की है और हर बार सिर्फ एक ही शब्द सर्च किया गया, वीमैक्स। पीटर तुरंत पूछता है कि आखिर यह वीमैक्स है क्या, लेकिन येलेना सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है, अगर जवाब चाहिए तो खुद तलाश करो। यहीं से पीटर का अगला कदम तय हो जाता है। अब उसे सीधे डीओडीसी जाना होगा। अब पीटर सीधे डीओडीसी पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात डायरेक्टर बिल मेट्सगर से होती है। पीटर उसे उस रहस्यमयी ताकत के बारे में बताता है जो लोगों का माइंड और बॉडी दोनों कंट्रोल कर रही है। बिल बताता है कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है,
यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वह यह भी कहता है कि स्पाइडरमैन ही इस मिशन में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पाइडर पावर्स की वजह से उस रहस्यमयी शक्ति का माइंड कंट्रोल उस पर पूरी तरह काम नहीं करता। पीटर बिना ज्यादा सोचे इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वह बिल से एक सवाल और पूछता है। क्या तुम वीमैक्स के बारे में कुछ जानते हो? बिल बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है, नहीं, मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना। पीटर को जवाब थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई सबूत नहीं होता। अगले दिन पीटर एक छोटे से कैफे में बैठा होता है, तभी वहां नेड आता है। वह कैफे से कुछ ड्रिंक्स लेता है और कैफे की ओनर से बात करते हुए बताता है कि आज उसे अपनी एक दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है। बस इतना सुनते ही पीटर समझ जाता है कि वह दोस्त और कोई नहीं बल्कि एमजे है। वह चुपचाप नेड का पीछा करता है और बिना किसी को बताए उसी पार्टी में पहुंच जाता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह खुद को मिनार्ड नाम से इंट्रोड्यूस करता है। कई सालों बाद पहली बार पीटर और एमजे आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ कह पाता, दरवाजे से एक लड़का अंदर आता है। वह एमजे का नया बॉयफ्रेंड होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर किस करते हैं। यह नजारा देखकर पीटर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अब अगला सीन किसी सुपर हीरो फिल्म से कम और एक टूटे हुए इंसान की कहानी ज्यादा लगता है। बारिश से भीगी रात, पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है और स्पाइडरमैन अकेला इमारतों के बीच झूलता हुआ अपने घर लौट रहा है। लेकिन इस बार उसका दर्द सिर्फ दिल का नहीं था। घर पहुंचते पहुंचते उसका सिर दर्द पहले से कई गुना बढ़ जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक विशाल वेब कोकून के अंदर बंद पाता है। घबराकर वह किसी तरह उस कोकून को तोड़कर बाहर निकलता है और तभी पहली बार उसके हाथों से बिना किसी वेब शूटर के ऑर्गेनिक वेब्स निकलने लगते हैं। पीटर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह तुरंत अपने अपार्टमेंट लौटता है और ईवी से अपनी बॉडी स्कैन करने के लिए कहता है। स्कैन पूरा होने के बाद ईवी जो रिपोर्ट देती है वह और भी चौंकाने वाली होती है। ईवी बताती है कि लंबे समय से अकेलेपन, तनाव और लगातार मानसिक दबाव की वजह से पीटर का डीएनए अस्थिर होने लगा है। आमतौर पर उसके शरीर में इंसानी और स्पाइडर डीएनए संतुलन में रहते हैं, लेकिन अब स्पाइडर डीएनए तेजी से हावी होता जा रहा है। यही वजह है कि उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही है और उसके शरीर ने खुद ऑर्गेनिक वेब्स बनाना शुरू कर दिया है। पीटर इन नई शक्तियों को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक नया अलर्ट आता है। स्कॉर्पियन की लोकेशन मिल चुकी थी। समय बिल्कुल नहीं था। चाहे उसकी हालत जैसी भी हो, उसे तुरंत निकलना पड़ता है। नई पावर्स पर कंट्रोल न होने की वजह से रास्ते भर वो लड़खड़ाता रहता है। कहीं वेब गलत दिशा में निकलते हैं तो कहीं स्विंग करते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे वह स्कॉर्पियन तक पहुंच ही जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में पीटर साफ तौर पर संघर्ष करता है क्योंकि उसे अपने ऑर्गेनिक वेब्स इस्तेमाल करने की आदत नहीं होती, लेकिन तभी उसके शरीर में स्पाइडर डीएनए का स्तर अचानक और बढ़ने लगता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है और अब सामने वाला स्कॉर्पियन नहीं, एक शिकारी स्पाइडर था। इसके बाद पीटर स्कॉर्पियन पर इतनी बेरहमी से टूट पड़ता है कि वह खुद भी अपने इस रूप से डर जाए। स्कॉर्पियन बुरी तरह पिट जाता है, लेकिन जैसे ही पीटर का गुस्सा शांत होता है, उसे एहसास होता है कि स्कॉर्पियन अपनी मर्जी से लड़ ही नहीं रहा था। उसे भी वही रहस्यमयी ताकत कंट्रोल कर रही थी। अब पीटर समझ चुका था कि असली दुश्मन कोई और है, और अगर उसके अपने शरीर का यह म्यूटेशन नहीं रुका तो अगला खतरा वह खुद बन सकता है। इसी सोच के साथ उसे एक ऐसे इंसान की याद आती है जो म्यूटेशन को दुनिया में सबसे बेहतर समझता है, ब्रूस बैनर। स्कॉर्पियन वाली घटना के बाद पीटर एक बात अच्छी तरह समझ चुका था। अगर उसने अपने शरीर में हो रहे इस अजीब म्यूटेशन को नहीं रोका तो जल्द ही वह खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वह पहुंचता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां इस समय ब्रूस बैनर फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए पीटर इस बार भी खुद को नेडली नाम से इंट्रोड्यूस करता है। फिर वह बैनर से उनके उस खास इनहिबिटर डिवाइस के बारे में पूछता है जिसकी मदद से उन्होंने कभी अपने गामा म्यूटेशन को कंट्रोल करना सीखा था। ब्रूस उसे कुछ जरूरी साइंटिफिक बातें समझाते हैं। उनकी सलाह सुनने के बाद पीटर के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह फैसला करता है कि अब वह एक यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप बनाएगा।
ऐसी चिप जो किसी भी ऐसे इंसान के शरीर में काम कर सके जिसका डीएनए बेकाबू होकर लगातार म्यूटेट हो रहा हो। अपनी टेक्नोलॉजी और AIEV की मदद से पीटर काफी कम समय में इस चिप का पहला प्रोटोटाइप तैयार भी कर लेता है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान एक बड़ी कमी सामने आती है। कुछ मिनट तक काम करने के बाद चिप जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है और खुद ही जलकर खराब हो जाती है। जैसे ही ऐसा होता है, पीटर का स्पाइडर डीएनए फिर से तेजी से बढ़ने लगता है। मतलब समाधान मिला जरूर था, लेकिन अभी वह अधूरा था। दूसरी तरफ पहली बार उस रहस्यमयी ताकत का असली चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि जीन ग्रे थी। यही फिल्म उसकी पूरी बैक स्टोरी भी दिखाती है। जीन की एक बहन थी जिसका नाम था सारा ग्रे। एक दिन दोनों बहनें पार्क में बैठी थीं। सारा अपनी टेलीपैथिक शक्तियां जीन को दिखा रही थी। वह लोगों का माइंड और बॉडी कंट्रोल करके उसकी ट्रेनिंग करा रही थी, लेकिन शायद किसी ने यह सब देख लिया था। कुछ ही देर में DODC की एक टीम वहां पहुंचती है। वे सारा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। जीन अपनी बहन को बचाने दौड़ती है, लेकिन सारा खुद अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके जीन को वहीं रोक देती है। उसे पता था अगर आज जीन ने भी अपनी शक्तियां दिखा दी तो DODC उसे भी पकड़ लेगा। ले जाए जाने से पहले सारा आखिरी बार टेलीपैथी के जरिए जीन से जुड़ती है और सिर्फ एक शब्द कहती है, VMAX। बस तभी से जीन लगातार उसी शब्द का मतलब ढूंढ रही थी। उसे यकीन था कि उसकी बहन के गायब होने का राज उसी नाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बिल मेट्सगर लगातार पीटर को गलत जानकारी देकर जीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए जीन तय करती है कि अगर पीटर उसके रास्ते में आया तो सबसे पहले वही उसका निशाना बनेगा। इसी मकसद से वह पहली बार पीटर के अपार्टमेंट में पहुंचती है। वह उसकी हर चीज ध्यान से देखती है। तभी उसकी नजर एक पुराने खत पर पड़ती है। यह वही लेटर था जो पीटर ने 4 साल पहले MJ के लिए लिखा था, लेकिन कभी उसे दे नहीं पाया। जीन पूरा खत पढ़ लेती है। अब उसे समझ आता है कि MJ पीटर की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह तुरंत टेलीपैथी के जरिए पीटर से संपर्क करती है और साफ चेतावनी देती है, अगर तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो अगला निशाना MJ होगी। यह सुनते ही पीटर घबरा जाता है। वह बिना समय गंवाए MJ को किसी सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में जीन चुपके से MJ के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। पीटर को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब जीन MJ से ऐसा व्यवहार करवाती है जैसे उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ चुकी हों। वह पहले की तरह पीटर से बातें करती है और फिर अचानक उसे किस कर देती है। पीटर को लगता है कि आखिरकार उसकी MJ वापस आ गई। वह खुशी से भावुक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल MJ की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वह मुस्कुराकर कहती है, मैं MJ नहीं, जीन ग्रे हूं। यह सुनते ही पीटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से, दर्द और धोखे का मिला जुला असर उसके म्यूटेशन को फिर से ट्रिगर कर देता है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं और वह गुस्से में MJ का गला पकड़ लेता है। उसी समय जीन MJ के शरीर को नीचे गिरा देती है, लेकिन ठीक वक्त पर पीटर को होश आ जाता है। वह तुरंत छलांग लगाकर MJ की जान बचा लेता है। कुछ ही सेकंड बाद जीन खुद वहां पहुंचती है। वह आखिरी बार पीटर को चेतावनी देती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अगली बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पीटर पीछे हटने वालों में से नहीं था। अब उसका पहला काम था MJ को पूरी तरह सुरक्षित जगह पहुंचाना। जीन की धमकी मिलने के बाद पीटर सबसे पहले MJ को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला करता है। इसी वजह से वह उसे फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की शिप पर लेकर पहुंचता है। कई सालों बाद दोनों को अकेले बात करने का मौका मिलता है। पीटर MJ को बताता है कि उसने एक यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप तैयार की है। अगर यह चिप जीन ग्रे के शरीर पर लगा दी जाए तो उसका म्यूटेशन कंट्रोल में आ जाएगा और उसकी टेलीपैथिक शक्तियां भी लगभग खत्म हो जाएंगी। हालांकि इस चिप में अभी भी एक बड़ी समस्या थी। कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद यह जरूरत से ज्यादा गर्म होकर खराब हो जाती थी। MJ चिप को ध्यान से देखती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि स्पाइडरमैन के मास्क के लेंस से निकलने वाला रेडिएशन ही इसे ओवरहीट कर रहा है। दोनों मिलकर इसके डिजाइन में बदलाव करते हैं और आखिरकार इस कमी को भी दूर कर देते हैं। अब पीटर पूरी तैयारी के साथ जीन का सामना करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जीन ग्रे DODC की एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में पहुंच चुकी होती है। उसे पूरा यकीन था कि इसी बिल्डिंग के सीक्रेट वॉल्ट में VMAX से जुड़ा सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है, लेकिन उस वॉल्ट को खोलना आसान नहीं था। इसलिए वह अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्रूस बैनर को माइंड कंट्रोल में ले लेती है। तभी वहां स्पाइडरमैन भी पहुंच जाता है और पहली बार उसका आमना सामना सीधे जीन ग्रे से होता है। पीटर बिना देर किए इनहिबिटर चिप लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह चिप लगा पाता, जीन माइंड कंट्रोल किए हुए हल्क को उसके सामने छोड़ देती है। अगले ही पल स्पाइडरमैन और हल्क के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर पनिशर की शिप पर मौजूद MJ
समझ जाती है कि पीटर अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा। वह फ्रैंक कैसल से तुरंत वहां जाने की गुजारिश करती है। पनिशर भी बिना समय गंवाए डीओडीसी पहुंच जाता है। हल्क और स्पाइडरमैन की लड़ाई का फायदा उठाकर जीन इस बार पनिशर का भी माइंड कंट्रोल कर लेती है और उसी की मदद से सीक्रेट वॉल्ट खुलवा देती है। लेकिन वॉल्ट खुलते ही उसके सामने बिल मेडसगर आ जाता है। जीन तुरंत उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। उसी दौरान हल्क भी माइंड कंट्रोल से बाहर आने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन इनहिबिटर चिप सीधे जीन के शरीर पर लगा देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी टेलीपैथिक शक्तियां लगभग खत्म हो जाती हैं। मौका मिलते ही बिल मेडसगर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। बेहोश होने से पहले जीन सिर्फ एक नाम लेती है, सारा। यहीं पहली बार पीटर को एहसास होता है कि शायद पूरी कहानी वैसी नहीं है जैसी अब तक उसे दिखाई गई थी। वह बिल से पूछता है कि जब जीन ने उसका माइंड पढ़ा था तब उसने आखिर देखा क्या था, लेकिन बिल झूठ बोल देता है और कहता है कि जीन सिर्फ सारा नाम की लड़की को ढूंढ रही थी। इसके बाद जीन को डीओडीसी की सीक्रेट जेल में कैद कर दिया जाता है। पीटर वापस पनिशर की शिप पर लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एमजे उसका 4 साल पुराना लेटर पढ़ चुकी है। वह पीटर से नाराज होती है कि उसने इतने साल तक उससे सारी सच्चाई क्यों छिपाई। हालांकि वह यह भी साफ कहती है कि उसे अब भी पीटर के लिए पहले जैसी कोई फीलिंग महसूस नहीं होती। लेकिन वह एक सवाल जरूर पूछती है कि आखिर स्पाइडरमैन के पीछे छिपा इंसान कौन है। कुछ पल सोचने के बाद पीटर पहली बार उसके सामने अपना मास्क उतार देता है। अब एमजे को पता चल चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। इसके बाद पीटर एमजे को उसके घर छोड़ने जाता है। एमजे उसे अंदर आने के लिए कहती है, जहां नेड भी मौजूद होता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए पीटर पूरा सूट पहने रहता है। बातचीत के दौरान वह एमजे से माफी मांगता है और बताता है कि जब जीन ने उसे किस किया था तब वह पूरी तरह माइंड कंट्रोल में थी। एमजे जवाब देती है कि उसे उस घटना की एक भी बात याद नहीं है। बस यही बात सुनकर पीटर के दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। जब स्कॉर्पियन माइंड कंट्रोल में था तब उसे भी कुछ याद नहीं था, एमजे को भी कुछ याद नहीं, तो फिर बिल मेडसगर को कैसे याद था कि जीन उसके दिमाग में क्या देख रही थी। यहीं से पीटर समझ जाता है कि बिल शुरू से उससे झूठ बोल रहा था और जीन असली विलेन नहीं है। वह तुरंत डीओडीसी पहुंच जाता है। उधर बिल मेडसगर ने जीन को एक खास चेंबर में कैद कर रखा था, जहां उसकी ब्रेन एक्टिविटी पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे ताकि उसकी शक्तियों का राज पता लगाया जा सके। तभी जीन की नजर चेंबर के ऊपर लिखे 2 शब्दों पर पड़ती है, वीमैक्स। ये देखते ही उसे एहसास हो जाता है कि मरने से पहले उसकी बहन सारा ने भी यही शब्द देखे होंगे। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है कि सारा की मौत के पीछे बिल मेडसगर ही था। गुस्से में उसकी शक्तियां पहले से कई गुना बढ़ जाती हैं। वह चेंबर तोड़ देती है और बिल को उसी टॉर्चर चेयर पर बांध देती है जिस पर कभी उसकी बहन को बेरहमी से यातनाएं दी गई थीं। अब जीन के मन में पीटर के लिए भी गुस्सा था, क्योंकि उसी की वजह से वह डीओडीसी के हाथ लगी थी। इसलिए वह द हैंड के निंजाओं को माइंड कंट्रोल करके स्पाइडरमैन पर हमला करवा देती है। लड़ाई के दौरान पीटर के दोनों वेब शूटर्स टूट जाते हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वह अपना इनहिबिटर हटा देता है। अगले ही पल उसका स्पाइडर डीएनए पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और उसकी आंखें फिर से काली पड़ जाती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी चेतना वापस लौट आती है, यानी अब वह अपने म्यूटेशन पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका था। वह अपने नए ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करते हुए सभी निंजाओं को हरा देता है और सीधे जीन ग्रे के सामने पहुंच जाता है। अब पहली बार जीन पीटर की पूरी यादों को देख पाती है। वह आंट में का प्यार, उनकी सीख और पीटर की सालों की तकलीफ को खुद महसूस करती है। तभी उसे एहसास होता है कि जिस दर्द से वह आज गुजर रही है, उसी दर्द के साथ पीटर कई सालों से जी रहा है। उसी पल दोनों के बीच की सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी दूर खड़ा पनिशर जीन को अब भी विलेन समझ रहा होता है। वह स्नाइपर से गोली चला देता है। स्पाइडर सेंस एक्टिव होते ही पीटर बिना एक पल गंवाए जीन के सामने कूद पड़ता है और गोली सीधे उसके शरीर में जाकर लगती है। पीटर मौत के बेहद करीब पहुंच जाता है। जीन अपनी बची हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी तरह उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद पनिशर खुद पीटर को अस्पताल पहुंचाता है। सिर्फ एक दिन के इलाज के बाद पीटर पूरी तरह ठीक हो जाता है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। हालांकि फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ जाता है। स्पाइडी ट्रैकर दिखाता है कि स्पाइडरमैन अब पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। उसकी लोकेशन सीधे आउटर स्पेस में दिखाई देती है, जिससे साफ इशारा मिलता है कि अगली फिल्म की कहानी धरती नहीं बल्कि अंतरिक्ष में आगे बढ़ने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।